गुड मॉर्निंग। आप सभी का इंदिरा गांधी विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम 12th क्लास के लिए भूगोल की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं और भूगोल में आपका पहला ही चैप्टर जिसका नाम है मानव भूगोल। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र प्रकृति एवं उपागम। ठीक है, अब मानव भूगोल सबसे पहले हम जानेंगे भूगोल है क्या। तो भूगोल के अंतर्गत भूगोल को इंग्लिश में अपने कहते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी शब्द, इस शब्द का निर्माण हुआ है यूनानी भाषा के शब्द जियोग्राफिया से। यूनानी भाषा के शब्द जियोग्राफिया से। जियोग्राफिया दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफिया। जियो का मतलब तो होता है पृथ्वी और ग्राफिया का मतलब होता है अध्ययन करना, अध्ययन या वर्णन करना। मतलब हम सीधी भाषा में कह सकते हैं कि पृथ्वी का अध्ययन करना या पृथ्वी के बारे में जानना ही क्या है, जियोग्राफी है। और जियोग्राफी शब्द का प्रतिपादन करने वाला व्यक्ति था इरेटोस्थनीज। सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने ये बताया कि जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया। अब इसके अंतर्गत जियोग्राफी की अपने दो शाखाएं होती हैं प्रमुख रूप से। एक भौतिक भूगोल और दूसरी मानव भूगोल। भौतिक भूगोल को आपने 11th क्लास में पढ़ा है, और मानव भूगोल अब आप पढ़ोगे 12th में। मानव भूगोल सबसे पहले अपने बात करें तो मानव भूगोल है क्या। तो मानव भूगोल सीधी सी भाषा में कहूं तो पृथ्वी तथा मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन ही क्या कहलाएगी, मानव भूगोल कहलाएगी। पृथ्वी तथा मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाएगी। अब मानव भूगोल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या, तो जितनी भी मानव की क्रियाएं हैं जो पर्यावरण को प्रभावित करती हैं उन सभी का अध्ययन हम किसमें करेंगे, मानव भूगोल में करेंगे। अब मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की बात करें तो विषय क्षेत्र में प्रमुख रूप से पहले तो पृथ्वी और उसके बाद में मानव, दोनों को एक साथ ऐड किया जाएगा। उसी प्रकार से आपने भौतिक भूगोल में पढ़ा है पिछले साल क्या, कि जितनी भी पृथ्वी पर होने वाली प्राकृतिक दशाएं हैं उनके बारे में जितनी भी जानकारी है, जैसे मृदा, जलवायु, मिट्टी, इन सभी के बारे में जानकारी ली आपने भौतिक भूगोल में। अब मानव भूगोल के बारे में पूर्णतः अध्ययन करने से पहले अपने मानव भूगोल की कुछ परिभाषाएं जान लेते हैं। मानव भूगोल की परिभाषाओं में सबसे पहले नाम आएगा किसका, रेटजेल का। रेटजेल ये एक जर्मन वैज्ञानिक है, जर्मन भूगोलवेत्ता। जर्मन भूगोलवेत्ता है जिन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा रिपीट कर लेते हैं एक बार दोबारा इसे। भूगोल को इंग्लिश में अपने जियोग्राफी कहते हैं। जियोग्राफी शब्द है वो यूनानी भाषा के शब्द जियोग्राफिया से बना है, ठीक है। और जियोग्राफिया दो वर्ड से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफिया। जियो का मतलब तो होता है पृथ्वी और ग्राफिया का मतलब है अध्ययन करना। पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा, भूगोल कहलाएगा। और जियोग्राफिया शब्द का प्रतिपादक सबसे पहले किया इरेटोस्थनीज ने। इरेटोस्थनीज एक यूनानी वैज्ञानिक थे। और भूगोल की अपनों ने दो शाखाएं रखी हैं, तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल जिसमें प्रकृति से संबंधित पदार्थों का अध्ययन या दशाओं का अध्ययन किया जाता है, और मानव भूगोल में पृथ्वी तथा मानव के मध्य अंतर संबंधों के अध्ययन का वर्णन किया जाता है। मानव भूगोल की परिभाषा है।
मानव भूगोल की परिभाषाओं की बात करें तो सबसे पहले रेटजेल ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में परिभाषा दी कि मानव भूगोल मानव तथा पृथ्वी के अंतर संबंधों का संश्लेषित अध्ययन। कहने का भावार्थ क्या है कि मानव भूगोल मानव तथा पृथ्वी के जो अंतर संबंध है, अंतर संबंध का मतलब इनके रिलेशनशिप है, उनके अंतर्गत संश्लेषित का मतलब है कि बहुत ज्यादा विस्तृत तरीके से जितने भी मानव और पृथ्वी के मध्य क्रियाएं होती है उन सभी का अध्ययन ही क्या है, मानव भूगोल है। ये कहा रेटजेल ने। दूसरी बात करें तो कुमारी एलन सैंपल इन्होंने परिभाषा दी। ये रेटजेल की शिष्या थी। रेटजेल एक जर्मन भूगोलवेत्ता था, जबकि कुमारी एलन सैंपल एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता थी। इन्होंने परिभाषा दी कि चंचल मानव तथा अस्थिर पृथ्वी के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन। ये क्या है, मानव भूगोल। कहने का मतलब कि चंचल मानव एक जगह स्थिर नहीं रह सकता, कभी भी एक जगह नहीं रहता, हर कोई ना कोई क्रिया करता रहता है और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है, इसलिए अस्थिर है। इसी कारण से इन पृथ्वी और मानव के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन ही क्या है, मानव भूगोल है। तीसरी की बात करें तो तीसरा विडाल डी लाप्लास ये एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे। इन्हें संभववाद का जनक कहा जाता है। इन्होंने कहा कि मानव भूगोल पृथ्वी तथा मानव के पारस्परिक संबंध का एक नया विचार है। मानव भूगोल पृथ्वी तथा मानव के पारस्परिक संबंध का एक नया विचार है। कहने का भावार्थ है कि पृथ्वी तथा मानव दोनों के मध्य जो संबंध होंगे उन्हीं पर पूरा मानव भूगोल टिका हुआ है। अब सारांश में बात करें तो सारांश में मानव भूगोल पृथ्वी तथा मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन है। जिसके अंदर जितनी भी पृथ्वी के अंदर प्राकृतिक दशाएं हैं उनके साथ जो मानव क्रिया करता है उन सभी को शामिल किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मानव भूगोल की प्रकृति। प्रकृति में बात करें तो मानव भूगोल में भूगोल का सीधा सा अर्थ जिस प्रकार से अर्थशास्त्र के अंतर्गत अपने किसके बारे में पढ़ते हैं, कीमतों के बारे में,
उसी प्रकार से रसायन शास्त्र में अपने किसके बारे में पढ़ते हैं, रसायन के बारे में, केमिकल। उसी प्रकार से अपने भूगोल में किसके बारे में पढ़ेंगे, भूगोल में अपने पढ़ते हैं स्थान के बारे में, स्थान में क्या है, उसका निर्माण कैसे हुआ है, इसके बारे में पढ़ेंगे अपने। ठीक है, मतलब स्थान में क्या दशाएं हैं, किस प्रकार की दशाएं हो सकती हैं, ठीक है, और उसका निर्माण किस अवस्था में हुआ है, निर्माण किस प्रकार से हुआ है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे अपने भूगोल के अंतर्गत। और मानव भूगोल में ही अपने मानव के बारे में, मानव तथा पृथ्वी के जो अंतर संबंधों से उत्पन्न दशाएं हैं उनके बारे में पढ़ें। अंतर संबंधों से उत्पन्न दशाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अब मानव भूगोल की शाखाओं की बात करें, मानव भूगोल की मुख्य रूप से 11 शाखाओं में बांटा गया है, लेकिन अपने मुख्य मुख्य की बात करेंगे, जिनमें प्रमुख रूप से जनसंख्या व अधिवास भूगोल, दूसरा आर्थिक भूगोल, सामाजिक व सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक व सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल व पर्यावरण भूगोल मुख्य है। भूगोल और अधिवास भूगोल। जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत अपने अध्ययन करेंगे किसके बारे में, जनसंख्या के अंतर्गत जनसंख्या होगी, जिसमें जनसंख्या में जनसंख्या घनत्व हो गया, ठीक है, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या से संबंधित लिंगानुपात होगी, साक्षरता होगी, इन सभी के बारे में जानेंगे। साक्षरता होगी, आयु वर्ग हो गया, इन सभी के बारे में जानेंगे। उसके अलावा आर्थिक भूगोल के अंतर्गत, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत अपने जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, जितने भी व्यवसाय हैं उनके बारे में जानेंगे, व्यवसाय के बारे में, और व्यवसाय के अलावा कृषि के बारे में, कृषि के अलावा परिवहन के बारे में। अब सामाजिक व सांस्कृतिक दशाओं की बात करें तो सामाजिक व सांस्कृतिक में अपने समाज के बारे में, इसके अलावा किस प्रकार की प्रजातियां हैं उनके बारे में। ऐतिहासिक भूगोल में जो भूगोल के विकास में ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनके बारे में जानेंगे। पर्यावरण भूगोल में मानव तथा पर्यावरण के बारे में, मानव ने पर्यावरण पर क्या क्या प्रभाव डाले हैं उनके बारे में जानेंगे पर्यावरण भूगोल में, ठीक है। मानव भूगोल का विकास, मानव भूगोल के विकास की बात करें तो मानव भूगोल का विकास जिस प्रकार से पुराने समय में हुआ है, 3 कालों में हुआ है। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अब अपने सर्वप्रथम बात करते हैं प्राचीन काल की। प्राचीन काल में मानव भूगोल का सर्वाधिक विकास यूनान व रोम में हुआ। प्राचीन काल में मानव भूगोल का सर्वाधिक विकास यूनान व रोम में हुआ। इसके अलावा प्राचीन सभ्यताएं जितनी भी हैं उनमें भी मानव भूगोल का विकास हुआ है। प्राचीन सभ्यताओं के अंतर्गत अपने बात करें तो मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इसे ही अपने कहते हैं हड़प्पा सभ्यता,
इसके अलावा चीन की सभ्यता, इनके अंतर्गत मानव भूगोल का विकास हुआ है, जिनके अंतर्गत कुछ क्षेत्रों में तो इनके अंतर्गत क्या है कि जैसे वायु है, जल है, अग्नि है, पृथ्वी है, इन सभी को क्या देवता मानकर विकास किया जाता था, देवता मानकर इनकी पूजा की जाती थी, देवता मानकर इनकी पूजा की जाती थी। अब देवता मानकर पूजा करने के कारण मानव भूगोल का सर्वाधिक विकास इन्हीं के क्षेत्र में हुआ। अब इन्हीं में प्राचीन काल में अपनी बात करें तो यूनान के प्रथम वैज्ञानिक की बात करें तो हिकेटियस, यह प्रथम व्यक्ति है जिसने भूगोल को व्यवस्थित क्रम में लिखा था। व्यवस्थित क्रम में लिखने का श्रेय किसको गया है? सबसे पहले हिकेटियस को। इसी कारण से इसे क्या कहते हैं? भूगोल का जनक। भूगोल का जनक, इन्होंने व्यवस्थित क्रम में सबसे पहले भूगोल को लिखा, इसी कारण से इन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। इसके अलावा बात करें तो थियोफ्रास्टस, इन्होंने भूगोल के बारे में सबसे पहले मानचित्र निर्माण किए। मानचित्र निर्माण करने के कारण इन्हें मानचित्र निर्माण में सबसे पहले यूनान की कला सबसे ज्यादा विख्यात थी, इसी कारण से थियोफ्रास्टस को मानव भूगोल में मानचित्र के बारे में जाना जाता है और इनका योगदान गणितीय भूगोल में भी था। इसके अलावा बात करें तो अरस्तु वनस्पति विज्ञान के बारे में पूर्ण जानकारी रखने वाले व्यक्ति, इन्होंने भूगोल में वनस्पति के अंतर्गत जितनी भी ग्रह हैं उनके बारे में वर्णन किया। अब आते हैं मध्यकाल पर। मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में क्या हुआ? यहां पर प्राचीन काल में ज्ञान सिर्फ सीमित था, कहीं दूसरे स्थानों पर गया नहीं। यूनान का ज्ञान था जो यूनान के पास ही रहा, रोम का ज्ञान था वो रोम के पास ही सीमित रहा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का ज्ञान था वो सिंधु घाटी सभ्यता के तक ही रहा। इसके अलावा जो मिस्र की सभ्यता थी उसका ज्ञान भी मिस्र तक ही रहा। इसके अलावा जो चीन की सभ्यता थी, चीन की सभ्यता कुछ हद तक भारत में एंटर कर चुकी थी लेकिन इतना ज्यादा प्रभाव नहीं था। अब मध्यकाल में बात करें तो मध्यकाल में क्या हुआ? मध्यकाल में नौ संचालन की क्रिया प्रारंभ हुई। नौ संचालन का मतलब है कि नाव निर्माण प्रारंभ हुआ। नाव के कारण क्या हुआ? समुद्री मार्गों का निर्माण हुआ और समुद्री मार्गों के निर्माण के कारण जो वर्तमान का क्षेत्र है इन सभी का क्या हुआ? भूगोल का विस्तृत क्षेत्र बन गया। मतलब पहले दायरा सीमित था और आगे चलकर दायरा और बड़ा होता गया। दायरा बड़ा होने के कारण इस समय के प्रमुख वैज्ञानिकों की बात करें तो अपने पास कोलंबस, इन्होंने अमेरिका की खोज की, ठीक है। इसके अलावा वास्को डी गामा, भारत की खोज करने वाला, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला। इसके अलावा बात करें तो मार्को पोलो, और कैप्टन कुक। मार्को पोलो पहला व्यक्ति था जिसने संपूर्ण विश्व भ्रमण किया था नाव पर, और कैप्टन कुक यह व्यक्ति जिसने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। ऑस्ट्रेलिया की खोज की कैप्टन कुक ने। इसके अलावा बात करें अब अपने इसी के अंतर्गत अपने अरब जगत, जो प्राचीन काल का इतिहास भूगोल था उसको व्यवस्थित करने का काम किया अरब जगत के विद्वानों ने। अरब के क्षेत्रीय विद्वानों में इब्न बतूता, अल इसरदी, ये सभी मध्यकाल के बहुत अच्छे भूगोलवेता थे। अल इसरदी, इसके अलावा इब्न बतूता को कहा जाता है अरब जगत का मार्को पोलो।
अब इसके बाद में आते हैं अपने आधुनिक काल पर। आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल में मानव भूगोल का सर्वाधिक विकास हुआ है फ्रांस में। मानव भूगोल का सर्वाधिक विकास हुआ है फ्रांस में। इसके बाद में जर्मनी दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर अमेरिका और ब्रिटेन। अब फ्रांस में मानव भूगोल की बात करें तो फ्रांस में मानव भूगोल का जनक माना जाता है किसे? फ्रांस में मानव भूगोल का जनक माना जाता है ब्लास को। और जर्मनी में मानव भूगोल का जनक माना जाता है हेटजेल को। हेटजेल को। इसके अलावा प्रमुख रूप से विद्वानों की बात करें तो इस समय के विद्वान में हमबोल्ट, आपने 11वीं क्लास में हमबोल्ट की धारा पढ़ी होगी। उसके अंतर्गत हमबोल्ट की धारा की खोज करने वाला व्यक्ति कौन था? तो अलेक्जेंडर जॉन हमबोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट। और इसके अलावा अपने बात करें तो कार्ल रिटर, ये प्रमुख वैज्ञानिक थे दो जिन्होंने मानव भूगोल को एक विषय के रूप में प्रस्तुत किया। मानव भूगोल को विषय के रूप में प्रस्तुत किया सबसे पहले हमबोल्ट व कार्ल रिटर ने। उसके बाद में आगे बढ़ाने का कार्य किया रेटजेल ने। रेटजेल, हमबोल्ट और रिटर दोनों जर्मनी थे और रेटजेल भी जर्मनी का था। रेटजेल ने मानव भूगोल में सबसे पहले नीतिवाद और लेवेंसरोम की परिकल्पना दी। ठीक है। उसके बाद में बलास की बात करें तो बलास ने संभववाद का प्रतिपादन किया। बलास मानव भूगोल की विचारधारा की बात करें, विचारधारा में 3 विचारधाराएं प्रमुख हैं। नंबर 1 नीतिवाद, नंबर 2 संभववाद, नंबर 3 है नवनीतिवाद। देखो, नीतिवाद को अपने अन्य नाम से जानते हैं निश्चयवाद। संभववाद को अपने एक प्रकार से मानववाद भी कह सकते हैं। नवनीतिवाद को कहा जाता है रुको और जाओ, रुको और जाओ संकल्पना, रुको और जाओ संकल्प। अब इनके प्रतिपादकों की बात करें तो प्रतिपादक की बात करें तो नीतिवाद का प्रतिपादक माना जाता है रेटजेल। संभववाद का प्रतिपादक माना जाता है ब्लास को और नवनीतिवाद का प्रतिपादक माना जाता है ग्रिफिथ टेलर को। रेटजेल, इनका संबंध जर्मनी से, ब्लास का संबंध फ्रांस से और ग्रिफिथ टेलर का संबंध था ऑस्ट्रेलिया से, यह जन्मे थे और इन्होंने अमेरिकन नागरिकता ले ली। ठीक है, 2 जगह से। अब नीतिवाद की परंपरा तो प्राचीन समय से चली आ रही थी। रेटजेल को सिर्फ प्रतिपादक कहा जाता है, लेकिन नीतिवाद की प्रतिपादन जो परंपरा थी वो पहले से थी, विचारधारा थी वो पहले से थी। उसके कारण क्या था कि सभी अपने देवता मानकर पूजा कर रहे थे। तो नीतिवाद में कहा क्या गया था कि प्रकृति प्रधान है, मतलब जो कुछ भी होगा वो प्रकृति के अनुसार ही होगा। संभववाद में कहा गया कि मानव प्रकृति को अपने अनुसार ढाल सकता है और
नवनीतिवाद में क्या कहा गया कि न तो आप प्रकृति का अत्यधिक दोहन करें और न ही इस प्रकार से प्रकृति का आप पर हावी हो, ना ही आप प्रकृति का अत्यधिक दोहन करें, ना ही प्रकृति आप पर हावी हो। मतलब दोनों में क्या है, समायोजन बनाकर चलना है। इसमें क्या था कि मानव ज्यादा प्रभावी रहेगा, मानव है वो ज्यादा प्रभावी रहेगा। और इसके अंतर्गत क्या था, प्रकृति प्रधान है तो प्रकृति प्रभावी रहेगी कि प्रकृति ने जो निर्देश दे दिए उनके अनुसार ही कार्य होगा, जिसमें नीतिवाद में। और नीतिवाद के कट्टर समर्थकों की बात करें तो सबसे पहले रेडजेल, फिर इनकी शिष्या सैंपल। ठीक है, अब संभववाद की बात करें तो संभववाद विचारधारा के प्रतिपादक तो थे लास्ट, लेकिन जो संभववाद शब्द था वो शब्द दिया था लुशियन फेब्रे ने। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल अपने पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख जनजातियां, जिसमें एस्किमो जनजाति के बारे में पढ़ना जानेंगे। धन्यवाद।